नमस्कार मित्रों, कनाड अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, यूजीसी नेट जून 2023 एग्ज़ाम में जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उनके इंटरव्यू सेशंस हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसा ही आज एक इंटरव्यू हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं नूतन शर्मा जी का। नूतन शर्मा जी ने यूजीसी नेट 2023 वाले एग्ज़ाम में नेट क्वालिफाई किया है। वैसे तो जो नूतन जी हैं, उनके जो मार्क्स आए थे इस एग्ज़ाम में, तो उन्होंने जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो पार की है। जेआरएफ कट ऑफ जो है आपकी 218 पे गई थी जनरल कैटेगरी से, और उतने ही नंबर 218 नूतन जी के भी आए हैं। लेकिन एज की वजह से वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं थी, इसीलिए उनको नेट क्वालिफाई कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का इंटरव्यू और मिलते हैं नूतन जी से और जानते हैं कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की और कैसे एग्ज़ाम को पास किया। नमस्ते नूतन जी, आपका हार्दिक नमस्ते मैम। स्वागत है कनाड अकेडमी में। तो नूतन जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए और आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्ते मैम, शिवानी मैम। और मेरा नाम नूतन शर्मा है और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। और मैंने बीकॉम किया है। अपना जी। एकेडमिक भी मैंने बीकॉम किया है और उसके मास्टर्स किया है मैंने इंग्लिश लिटरेचर से। और फिर मैंने एलएलबी भी किया है और मैं एडवोकेट हूँ। और मेरा योगा में रुचि जागृत हुई तो मैंने योगा को ज्वाइन किया, योगा कोर्स को एमए किया योगा से। और फिर मैंने कनाड अकेडमी को ज्वाइन करके अपना नेट क्वालिफाई किया अभी जून 2023 में। जी। तो योगा में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा कि आपने इतना कुछ वैसे अचीव कर लिया था लाइफ में, तो एक योग जी, की तरफ रुचि आपकी कैसे बनी? देखिए हम अपने जो भारतीय मूल है हमारा, हमारी जो हुँ। जड़ें हैं और जो हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, उनके जी। विषय में हम जो अब पाते हैं कि हम जो पढ़ते हैं एकेडमिकली, वो उससे बिल्कुल हमें दूर ले जा रहे हैं अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। हमें अपनी भारतीयता का कोई भी ज्ञान नहीं है। हुँ। हम नहीं जानते कि हमारे शास्त्रों में हमारे लिए क्या कहा गया है। तो ये कमी महसूस हुई तब। और वैसे भी अब एक योग का, जब से नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस मनाया और हुँ। योग भी एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो जी। और योग गुरु श्री रामदेव जी हैं, तो वो जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो योग तो देखिए सभी अब अपने जीवन में ला ही रहे हैं क्योंकि हुँ। उसका बहुत लाभदायक है वो, फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन हम उसकी मेरी ये रुचि जागृत हुई कि मैं उसे गंभीरता से जानूं, अपने शास्त्रों में क्या कहा गया है उसके विषय में। तब मैंने योग को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना एज़ शुरू अ किया। ऐसे सच। तो हम पढ़ते ही थे, हुँ। लेकिन हुँ। एज ए सब्जेक्ट उसको हठ योग में क्या कहा गया है, योग उपनिषद क्या है, जो हमें योग के विषय में भली भांति बताता है। जी। तो नूतन जी, जैसे कि योग को आपने एक एज़ अ सब्जेक्ट लिया, बैकग्राउंड आपका बिल्कुल नहीं था उसका। जी, तो जब आपने तैयारी उसकी शुरू करी तो मन में क्या था, मतलब कि यूजीसी नेट के बारे में पहले आपको कैसे पता चला वो बताएं, और जब आपने उसकी तैयारी शुरू करी उस समय आपको कोई दिक्कतें आई कि बिना बैकग्राउंड के एक ऐसा सब्जेक्ट, क्योंकि आपने जैसे बताया कि इंग्लिश लिटरेचर से भी आप कर चुकी हैं, तो जी, एक इंग्लिश बैकग्राउंड ही आपका रहा है, आई थिंक इंग्लिश मीडियम। जी, तो और योग में आपको बिल्कुल हिंदी एंड संस्कृत ये सब पढ़ना पड़ता है, संस्कृत में थोड़ा बहुत जो आपके श्लोक हैं, तो वैसे जो आपको दिक्कतें आई थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। जी। जैसे मैंने जब एमए योगा में एडमिशन लिया हरिद्वार में साइंस इंस्टीट्यूट से, तो तब उन्होंने जब हमारी क्लासेस स्टार्ट की, तब हम्म। मैंने जाना कि ये इतना आसान भी नहीं है। हम्म। जैसे हठ योग की प्रैक्टिसेस हैं और जो संस्कृत टेक्स्ट हैं हमारे, और फिर उनकी भी डीप नॉलेज, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये, जैसे कि हम साधारणतया प्राणायाम के विषय में ही जानते हैं। हम हम्म। सोचते हैं कि ये केवल श्वासों का ही आदान प्रदान है कि श्वास निकालना और अंदर लेना। जी। लेकिन जब हमने योगिक टेक्स्ट पढ़े और फिर उसमें जब प्राणों का सूक्ष्म विवेचन आया, तब ये पता लगा कि नहीं, हमें बहुत गंभीरता से ही पढ़ना पड़ेगा और बहुत हम्म। गहराई तक जाना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स में, और हमें अपने शास्त्रों का विधिवत ही अध्ययन करना पड़ेगा। तब हम्म। मैंने, जब मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका था एमए हम्म। का, तब मैंने सेकंड ईयर में ये अनुभव किया कि जो हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा वो भी कि उतना डीपली नहीं जा पाएगा।
हम उसकी नॉलेज उतनी डीपली नहीं ले पाएँगे। फिर मैंने जब सर्च किया यूट्यूब पे, वीडियोज़ वगैरह देखे और उसमें फिर मैंने कनाड अकेडमी में हरीश सर को जब मैंने उनको डिस्क्राइब करते हुए सुना कि किस तरह से ये वो पढ़ाते हैं और उसमें मैंने गंभीरता देखी कि उसमें वो संस्कृत, क्योंकि वो स्वयं भी संस्कृत बैकग्राउंड से हैं। हाँ। तब मैंने फिर कनाड अकेडमी जॉइन की कि फिर मैंने निश्चय किया कि मुझे कनाड अकेडमी से ही करना चाहिए, क्योंकि वो हमें भली-भाँति उसका विधिवत जो जी। हम डीपली भी अगर कुछ पूछना चाहें तो वो उनसे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव भी रहा, उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया और वो हमारी जो भी क्वेरीज़ होती थी और हम इंग्लिश मीडियम से ही किया, मैंने योगा भी मैंने इंग्लिश मीडियम से की। क्योंकि ओह! जब मैं हिंदी में उसको उस तरह से नहीं डिस्क्राइब कर पाती थी, तब हुँ, हुँ। मैंने गीता, उपनिषद आदि के जो फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए, तो मेरे सब एग्ज़ाम्स वैसे इंग्लिश मीडियम में ही होते थे। ओके। तो लेकिन हाँ, सर ने बहुत हेल्प की उसमें हमारी और जी। मैं तो बहुत आभारी हूँ कनाड अकेडमी की, आपकी भी, क्योंकि आपने भी लॉजिक में जो हमें एक डीप स्टडी से पढ़ाया, डीपली पढ़ाया देखिए आपने। जी। क्योंकि हमें आपने केवल एक ऊपरी तौर पे नहीं पढ़ाया हमें, आपने उसकी गंभीरता से भीतर तक जाके उसको हमें हमारे जो सवाल थे, क्वेश्चन्स हमारे माइंड में आते थे एक-एक करके, वो आपने एक-दूसरे से लिंक करते हुए हमें अच्छे से समझाया। जी, धन्यवाद नूतन जी। नूतन जी, आपने जैसे रिसोर्सेज़ जो यूज़ किए यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए, तो वो कौन-कौन से पेपर 1, पेपर 2 के लिए जो रिसोर्सेज़ का यूज़ किया, कहाँ से किया? कितना आपका कहाँ-कहाँ से आपने हेल्प ली उस चीज़ के लिए? थोड़ा उसके बारे में भी बताएँ। देखिए रिसोर्सेज़ तो जैसे हमारे कॉलेज में हमें नोट्स अ, पढ़ाए जाते थे, हुँ, तो हमने वो कलेक्ट करते रहे थे हम लोग, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी हमें ये बताया जाता था कि आप लोग नेट भी दे सकते हैं, नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो हुँ, आप उसकी भी तैयारी कीजिए। जी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गंभीरता से पढ़ लेते हैं, अपने अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो निकाल लेते हैं अपना हुँ, यूजीसी नेट। तो वो हमें पहले से ही बता रहे थे कि आप अपने ये नोट्स अच्छे से बनाइए, अपने हाथों से लिखिए और उसको याद करते हुए चलिए। हुँ, तो हम वो नोट्स तो रख ही लेते थे अपने पास और लेकिन जब नेट की तैयारी की बात आई कि दिमाग में कि हमें नेट करना है, तो उसके लिए तो हमें प्रॉपर नोट्स बनाने थे, क्योंकि अब हमें एग्ज़ाम एक रिटन एग्ज़ाम नहीं देना था, अब तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना था। हुँ, तो इसलिए फिर हमने जब मैंने जो कनाड अकेडमी जॉइन की, तो मैंने कनाड अकेडमी की ही बुक ली केवल। मैंने ओके। और कोई बुक पे बिलीव नहीं किया, क्योंकि मुझे उसी के ही नोट्स बिल्कुल प्रॉपर और टू द पॉइंट्स लगे। और फर्स्ट पेपर में मैंने हालाँकि 2-3 किताबें ली, हुँ, जैसे निशान हो गए, ये सब किताबें तो ली हमने, हुँ, बट हम हुँ, उससे पढ़ नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी थी और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता देखिए, हुँ, क्योंकि और भी एग्ज़ाम्स भी थे और फिर कॉम्पिटिशन्स भी हैं। मैंने एक अटेम्प्ट किया जैसे और उसमें मैं कुछ ही नंबर से मेरा रह गया था। लेकिन हुँ, फिर हुँ, मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट किया तो मैंने बहुत हाई स्कोर किया, हाँ, जेआरएफ स्कोर किया। जी, जेआरएफ स्कोर तो किया है नूतन जी ने। जी, तो उससे जी। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि हम इतने अच्छे से पढ़ पाए हुँ, और मैं बिलीव करती हूँ कि कनाड अकेडमी के नोट्स आर सफिशिएंट फॉर नेट प्रिपरेशन। जी। तो नूतन जी के बारे में थोड़ा-सा एक इन्फॉर्मेशन और कि वैसे तो यूजीसी नेट ये क्वालिफाइड मानी जा रही हैं ड्यू टू एज, बट इनका जो स्कोर रहा है वो जेआरएफ की जो कट ऑफ गई थी वो इन्होंने पार की है, जो जनरल में जेआरएफ की कट ऑफ गई थी। तो इतना अच्छा स्कोर करना, पेपर 1 में भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। पेपर 1 में टोटल क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए थे नूतन जी? आई एम अबाउट 35। 35। तो यस, 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 आपके सही हुए हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 का स्कोर क्या रहा है? एग्ज़ैक्टली तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन बट आई स्कोर्ड 218 हुँ, तो जी। दैट वाज़ जेआरएफ क्वालिफाइंग पर आई हाँ, थिंक। जेआरएफ क्वालीफाई यस, का आपने किया था, जी। तो नूतन जी, जैसे टोटल हमारे पास 20 यूनिट्स होती हैं दोनों पेपर की मिला के। तो जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे होते हैं तो सही चल रहा होता है, लेकिन बाद में योग का जैसे-जैसे बढ़ता है, क्योंकि हठ योग आने लगता है तो उसमें आपकी 8 बुक्स हैं, फिर मतलब धीरे-धीरे बढ़ता चले जाता है आपका सब्जेक्ट। ऐसे नहीं कि 8 ही यूनिट है तो सिर्फ़ एक-एक ही टेक्स्ट बुक आपका होगा, बढ़ते चले जाते हैं आपके यूनिट वाइज़। तो आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई मैनेज करने में दोनों पेपर्स को? देखिए जब एक नर्वसनेस तो रहती है, जब हुँ, एग्ज़ाम टाइम आता है तो हम सब कुछ भूल ही जाते हैं। हुँ, ये कॉमन सी थिंकिंग है सभी स्टूडेंट्स, एक नर्वसनेस तो आ जाती है कि हमारी तैयारी नहीं हुई। हुँ, तो मुझे याद है जब एग्ज़ाम होने में लगभग 20 दिन थे और मैंने सर से कहा कि सर मुझे हठ योग
नहीं आता। और हुँ, हालाँकि हम पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से हुँ, और हुँ, मैंने कहा कि सर मुझे हठयोग नहीं आता, मुझे मैं क्या करूँ? हुँ, तो आई वाज़ नर्वस एट द टाइम। तो सर ने कहा कि दैट डोंट बी सीरियस अबाउट एनीथिंग और आप बस अपने आपने जो किया है, आपने जो पढ़ा है और जो आपको सरल लगता है, आप उस पर फ़ोकस कीजिए। हुँ, जो आपको सरल लगता है, आप उसका एक बार रिवीज़न कीजिए। आप उसी को रिवाइज़ कीजिए बस। और जो भी कठिन पार्ट लगता है, आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तब हमने जो पढ़ भी रखा होता है ना, तब वो वहाँ रिमाइंडर हो जाता है। हुँ, तो सर ने ये जो हमें एक मुझे फ़ॉर्मूला दिया ना उस समय, तो ये मैंने पकड़ लिया था उस समय और 20 दिन में मैंने बहुत अच्छे से अपना वो रिवाइज़ किया, जो हुँ, मुझे आते थे। फर्स्ट पेपर में भी जो आपने हमें लॉजिक पढ़ाया, हुँ, वो मैंने कोई डिफ़िकल्टी चीज़ नहीं उठाई उस समय और हुँ, मैं केवल अपने उन्हीं चीज़ों पे लगी रही कि जो आपने मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाई हैं चीज़ें, केवल उन्हीं को ही वहाँ पर मुझे वो चीज़ें नहीं भूलनी है बस। तो ये चीज़ मैंने अपने नोटिस की थी और मैं इसी पर ही कायम रही एग्ज़ाम टाइम में भी और मैंने कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं ली। हालाँकि मैं पढ़ती रही उन चीज़ों को भी, लेकिन वो जो मुझे आता था, जो सबसे सरल सिंपल चीज़ें थी, मैं उन्हीं को ही पढ़ती रही बार-बार। मतलब आपने प्रेशर तो लेके नहीं पढ़ा कि अब ये नहीं, नहीं नहीं, आ रहा है तो क्या करूँ? ऐसे करके। नहीं, नहीं और बार-बार थोड़ा अपना राइटिंग में भी लाते रहे उस चीज़ को कि जो हमें आता है उसको एक बार लिख कर देख लेते हैं कि देखिए क्या पता उस समय याद ना आ पाए, तो अभी एक बार लिख लेते हैं, तो उससे भी बहुत बेनिफिट होता है फिर जी। एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ें रिमाइंड आ जाती हैं फिर जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, एट द टाइम माइंड मोर फोकस्ड देन द यूजुअल टाइम। हुँ। तो पेपर जब आप दे रहे थे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, तो उस टाइम पे आपने किसको प्रेफ़रेंस दी? पेपर 1 को पहले या पेपर 2 को? जी, मैंने सबसे पहले पेपर सेकंड किया जी। और पेपर सेकंड क्योंकि माइंड में एक वो रहता है कि हम वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें, हुँ, हुँ। वो लेंथी भी होता है, तो फिर हमारा माइंड उसी में ही रहता है कि हम अ, एक बहुत बड़े ज़्यादा जो क्वेश्चन्स हैं पहले हमें उन्हें अटेम्प्ट करने हैं। तो हुँ, मैंने अपना पहले सेकंड पेपर योगा का पेपर पहले अटेम्प्ट किया और वो विदिन 1 एंड हाफ ऑवर में कंप्लीट हो गया था जी। और फिर मैंने पेपर फर्स्ट स्टार्ट किया और डीआई और जो मैथमेटिक्स है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। हाँ, तो उसको सबसे लास्ट में ही मैंने जैसे सर ने बताया था मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया और लास्ट में फिर वो अटेम्प्ट ओके मतलब जो थोड़ा-सा लेंथी जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको आप लास्ट में लेके गए। जी, जी। ओके। तो जब आप जिस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे थे नूतन जी, उस समय पर आपके कोई बैरियर्स आए थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन? जैसे मेंटली या फिर फिज़िकली किसी भी तरीके का बैरियर आपके आया हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन? हाँ, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई वाज़ इन फीवर बिफोर द 1 वीक ऑफ द एग्ज़ाम्स एंड ये रहता है थोड़ा स्ट्रेस जब आ जाता है तो हुँ, बॉडी पे प्रेशर और स्ट्रेस आ जाता है। हुँ, तो बॉडी को भी एडजस्टमेंट चाहिए दैट कैन नॉट टॉलरेट ऑल दीज़ थिंग्स एंड एट दिस एज आल्सो दीज़ थिंग्स मैटर्स तो हाँ, रहता है बट अपने माइंड को कूल करते हुए और सब अपने एग्ज़ाम्स की तरफ ध्यान देते हुए कि नहीं का एक डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए कि हमें ये करना है और जब हम पढ़ रहे हैं, तो हुँ, हमें अपना बेस्ट देना है। ये नहीं है कि इस बार अरे कर लेते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं कि फॉर्म भर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे हो जाएगा, पढ़ के देख लो, पेपर देख लो। जैसे एक मेंटालिटी रहती है, हमारे भी कई साथ में थे जो बैठे हुए थे कि अरे दे के देख रहे हैं। तो वो कई अटेम्प्ट्स तो ऐसे ही निकाल देते हैं। हुँ, तो हम मैंने तो यही अनुभव किया कि हमें डिटरमिन होना पड़ता है, कि हुँ, आप जो चीज़ करने जा रहे हो, उसे प्रॉपर्ली पढ़ के जाओ, समझ के जाओ और अगर वो चीज़ नहीं आ पा रही है, तो वो हमारी गलती नहीं है फिर वो हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आना। अपनी कॉन्फिडेंस में ही हम डाउन नहीं होंगे और हम हम बेहतर तरीके से फिर कर भी पाते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके जाते हैं। तो ये माइंड में था कि लेकिन फर्स्ट पेपर इस बार मैम आप जानती हैं कि बहुत टफ आया था और मुझे भी लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि हुँ, पेपर फर्स्ट की तरफ से सब बहुत निराश थे। हुँ, लेकिन मैंने ये फिर बाद में मैंने तो चेक भी नहीं किया था, जब की नोट्स आए थे, कीवर्ड्स आए थे, हाँ, हाँ, कीज़ आई थी जब हाँ, तो तब मैंने उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था कि मैं नहीं करती कि बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन जब एग्ज़ाम आया तो मुझे जब रिज़ल्ट आया तब मैंने
नोट किया कि अरे ये आपने तो डायरेक्ट रिजल्ट ही देखा। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ही देखा और जब सभी जो साथ थे उन लोगों ने बताया मैसेज करके कि रिजल्ट आ गया है, आप लोग एक बार अपनी चेक तो कर लीजिए। हम्म। तो फिर मैंने चेक किया तो फर्स्ट पेपर में तो बहुत अच्छा स्कोर आया मेरे सबसे, सभी ने मुझे फर्स्ट पेपर के लिए ही सबसे ज़्यादा वो किया हम्म। कि आपका पेपर में स्कोरिंग कैसे रहा? क्योंकि सभी मेनली जो टीचर आपका सब्जेक्ट होता है वो तो स्कोरिंग होता ही है, लेकिन पेपर वन में दिक्कत आ जाती है और पेपर वन की वजह से ही रह जाते हैं हमेशा कई जी, लोग। जी। लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पर कि क्योंकि फर्स्ट पेपर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग अ, मतलब जो स्ट्रेंथ आपने हमें दी, लॉजिक में जो भी आपने सब्जेक्ट मुझे हमें पढ़ाए, लॉजिक के मेनली और हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन, टीचिंग, तो these subjects are so wonderfully prepared. थैंक यू। तो उसमें स्कोरिंग काफ़ी अच्छी रही मेरी। जी, धन्यवाद नूतन जी आपका बहुत बहुत। आपका भी लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, ये तो हमारा काम ही है कि हमें पढ़ाना है, उसके पीछे थोड़ा जो भी मेहनतें करनी है। मेन बात है कि जो हम बता रहे हैं वो आप लोग कितना, या जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना उस चीज़ को एब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि हम बताते सबको सेम चीज़ ही है ना? क्लास में या ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबको सेम चीज़ सर भी बताते हैं, मैं भी बताती हूँ, बाकी जो टीचर्स हैं वो भी बोलते हैं। लेकिन सुनता कोई कोई है और उसको मानता भी कोई कोई है। तो हाँ, अगर आप सफल हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपने उसको फॉलो किया है सीरियसली। तो हुँ, जब आप सीरियस वे में फॉलो करते हैं तभी मुझे लगता है कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। जी। बिल्कुल ठीक तो कहा आपने। नूतन जी, आप थोड़ा सा अपने लर्निंग ट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए कि कैसे आपने एक लर्निंग ट्रिक्स को अपनाया, या कैसे आप याद करती थी चीज़ों को, या जब याद नहीं होती थी तो उस टाइम पे आप क्या करती थी? तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन के बारे में बताएं। तो देखिए कि अ, योगा सब्जेक्ट में स्पेशली जो भी हमारे योगा सब्जेक्ट्स हैं या संस्कृत आदि से रिलेटेड हों, उसमें हमें याद तो करना पड़ता है जी। और मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें जो दर्शन और हठयोग है और अब तो उपनिषद से भी बहुत कठिन प्रश्न आने लगे हैं, हुँ। क्योंकि उसमें मेनली जो मेन टेक्स्ट हैं हमारे, उन्हीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन्स आ रहे हैं और जी। इस बार के सांख्य योग से भी डायरेक्ट सूत्रों से ही क्वेश्चन आए हैं। तो हुँ। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें अपने मेन जो टेक्स्ट हैं, उनको अच्छे से मेमोराइज़ करना और ये तो बहुत मस्ट हो गया है। तो हम मेमोराइज़ करने के लिए मैंने यही किया कि जैसे सर की क्लासेस होती थी, उनको तो हम पढ़ते ही थे, हुँ। उसमें पढ़ते ही थे और अपने सीनियर्स होते थे, जो अपने हाथों से लिखते थे अपने हैंडरिटन नोट्स में हमारे, तो हम बार-बार लिखते थे और जो भी याद करने का होता था, वो ये था कि मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया हुँ। कि डे टाइम में हम चीज़ें मेमोराइज़ नहीं, हालाँकि मेरी ये शुरू से ही मेरी बचपन से ये आदत थी कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती जी। और मैं लेट नाइट रीडर हूँ, तो लेकिन मैंने जब संस्कृत पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि मुझे मॉर्निंग में सुबह उठना ही होगा और मुझे पढ़ना होगा अच्छे से। तो फिर मैंने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया, अलार्म लगा के प्रॉपर और फिर मैंने कंठस्थ करना शुरू किया और ओके। अच्छे से मैंने योग दर्शन पढ़ा, सर से पूछा कि सर किस तरह से हम याद करें? तो सर ने बताया कि आप उन्हें बार-बार रिपीट कीजिए, इसके बिना तो आप याद नहीं कर पाएँगे। तो हुँ। फिर उन्होंने रिपिटिशन शुरू किया उनका करना, तो बार-बार इस तरह से तो क्योंकि योग दर्शन से सबसे अधिक क्वेश्चन्स आते हैं। अगर आपको योग जी। दर्शन के सूत्र नहीं आते, तब आप योग दर्शन का पूरा पार्ट बिल्कुल तुम्हारा गलत हो जाता है। हुँ। तो इसलिए फिर मैंने योग दर्शन को याद किया। शुरू के 2 पाद तो याद किए, अच्छे से किए। अच्छा बाद के पाद थे विभूतिपाद और बाद में केवल लिखना। कैवल्य था, वो बाद में उसमें से जो मेन सूत्र थे वो याद। तो इस तरह से योग दर्शन की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई और जो उपनिषद हैं उसमें भी कठोपनिषद और ईशावास्योपनिषद आदि से भी मैंने जो मुख्य-मुख्य श्लोक हैं हमारे तो उनको भी कंठस्थ किया। तो इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट मुझे हुआ तो तो नूतन जी, आखिर में आप अपनी सफलता के लिए किन-किन लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे? ये तो यही हमारा परिवार देखिए हमें बहुत सहयोग करता है। जी। अपने काम के साथ-साथ हम समय निकाल के जब पढ़ते हैं और अपनी जी। ज़िम्मेदारियों से भी थोड़ा अलग हो जाते हैं, तो हुँ। इसमें परिवार का तो बहुत धन्यवाद है ही जी। और आभार है उनका और इसके अतिरिक्त कनाड अकेडमी इज़ द हीरो फॉर मी हीरो एंड हीरोइन यू आर आवर टीचर्स और
तभी मेरे जो कॉलेज के टीचर्स हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। और जो हमारे कलीग्स, जो हमारे साथ क्लासमेट्स होते हैं, वो भी एक-दूसरे के साथ बहुत सहयोग किया उन्होंने भी। हुँ। तो मैं तो सबका धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी धन्यवाद आप सभी का। जी, धन्यवाद नूतन जी आपका बहुत-बहुत और आपके आगे के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। तो आगे आपने क्या सोचा है पीएचडी करेंगे पीएचडी में? हाँ, मैं भी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अब देखिए रिसर्च में है कि मैं और अच्छे से अपने ग्रंथों को पढ़ते हुए उसमें से जो हमारे मानवता के लिए काम करने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे अब इस समय जिनकी नीड है, उनको वहाँ से निकालना है। क्योंकि हमारे ग्रंथ में जो हम ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, जी, तो हमें अपने जो ग्रंथ हैं, टेक्स्ट हैं, योग के जो ग्रंथ हैं, उनसे मुझे कुछ और भी एक्सट्रैक्ट हमें करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और इसीलिए मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। हालाँकि वो पीएचडी भी ना हो चाहे, लेकिन हुँ, मैंने पीएचडी में इस तरह से एनरोल करने का नहीं सोचा जी, है। बट हाँ, रिसर्च पेपर मैं लिख रही हूँ। अभी रिसर्च पेपर लिख रही हूँ। जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उसके लिए और हमें भी एक अच्छी रिसर्च मिलेगी क्योंकि आप वैसे मेहनती तो बहुत हैं ही, तो हमारे लिए भी एक पाथ खुलेगा कि एक अच्छी रिसर्च हमारे सामने आएगी, तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।